नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है मतदान पर महाभारत। जी हां, दतिया उपचुनाव में जमकर वोट पड़े, लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक दलों की धड़कनें फिर बढ़ा दी हैं। 2023 में भी दतिया में रिकॉर्ड मतदान हुआ था और उसी चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार भी बढ़ा हुआ मतदान कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। इधर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता लगातार बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि जनता ने उसके पक्ष में वोट डाले हैं। कुल मिलाकर इस मतदान और उस पर हो रही सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया में लोकतंत्र के महापर्व ने इस बार रिकॉर्ड उत्साह दिखाया है और बम्पर वोटिंग ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या ये बम्पर वोटिंग सत्ता के पक्ष में गई है या बदलाव का संदेश दे गई। 2023 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, तब भी दतिया में तकरीबन 80% मतदान हुआ था और उसी चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। इस बार की रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इतिहास दोहराएगा या इस बार ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में जाएगा? खैर, मतदान के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजकर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। बूथ कैप्चर वगैरह का मैंने कहा ना कि घनश्याम सिंह जी कांग्रेस उम्मीदवार ने इस बात को लेकर शिकायत भी की है, तो उस पर तत्काल मैं समझता हूँ कि संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। तो आज है जिस प्रकार से मैं गाँव में घूमा, जनता में रोष दिखा सत्ता के खिलाफ, किसान परेशान थे, युवा परेशान थे, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ से चुनाव मजबूती के साथ जीतेगी। इधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है और बम्पर वोटिंग बीजेपी की बम्पर जीत का संकेत है। सभी का आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। पूर्णतः सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं आश्वस्त। मतदाता जागरूक है, मतदाता समझदार है, मतदाता दतिया के विकास के लिए कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे रहा है। कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है कि हताशा और निराशा का परिचय। विकास पसंद दतिया की जनता है, तो विकास को पसंद करें। कुल मिलाकर दावे और आरोपों का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। क्या बम्पर वोटिंग बदलाव की आहट है या बीजेपी के पक्ष में मजबूत जनादेश? और दूसरा सवाल, क्या मतदान के आखिरी दौर तक बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाना सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की चिंता थी या फिर चुनाव परिणाम से पहले एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश? खैर, इनके जवाब अब 3 अगस्त को ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस क्यों बार बार बूथ कैप्चरिंग का राग अलाप रही है? दूसरा सवाल, बम्पर मतदान को बीजेपी अपने लिए फायदेमंद क्यों बता रही है? तीसरा सवाल, क्या 2023 की तरह इस बार भी ज्यादा वोटिंग बड़ा उलटफेर करेगी? इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज कोई ऐसी तस्वीरें तो आई नहीं दतिया से कि बूथ कैप्चरिंग हो रही हो, हंगामा हो रहा हो, कांग्रेस के नेता आए, उम्मीदवार धरने पर बैठे हों, लेकिन आप भाई बार बार जो कल कह रहे थे वही आज कह रहे हैं कि मतदान से पहले भी आरोप लगाए और आज भी कि बूथ कैप्चरिंग हो रही। कोई सबूत है या वैसे ही कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आप लोग? मैं आपसे चुनाव आयोग के मामले में ही सवाल करना चाहता हूं कि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो मतदान का प्रतिशत कुछ घंटों में ही सामने आ जाता था। ईवीएम से मतदान का प्रतिशत कब सामने आएगा, ये सवाल आप मीडिया के लोग चुनाव आयोग से, राज्य सरकार के चुनाव आयोग से पूछ लें। साथ ही साथ
आपका आकलन, जनता का आकलन कि जब भी अधिक मतदान हुआ सरकार के खिलाफ, पिछली बार नरोत्तम मिश्रा अधिक मतदान के कारण हारे, और अभी जो किसानों के अंदर आक्रोश है, क्या उसे आप मानते हैं कि कल के कल में सरकार ने दबा दिया होगा, या युवाओं ने मतदान में भाग नहीं लिया होगा? ये दो साथ ही सबसे अहम ऐसे लोग जो राजतंत्र को, लोकतंत्र को नौकरशाह के माध्यम से दबाते हुए, षड्यंत्र करते हुए आम आदमी के विश्वास के साथ विश्वासघात करते हो, वे लोग क्या आज निष्पक्ष चुनाव करवाने की तमाम कवायद कर चुके थे या नहीं करे? सवालिया निशान यही है कि किस तरीके से ये सारे जवाब आपके आशंकाओं पर निर्भर है ना प्रमोद जी। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, बूथ में आपका एजेंट बैठा होगा, कहीं गड़बड़ी हुई तो कुछ तो आरोपों में तथ्यों तो साथ तो कुछ बोलिए तो लोग भरोसा करें। आप क्या तथ्यों को हमेशा नकार देंगे या सरकार के? नहीं, मैं क्या नकार रहा हूं, मैं तो तथ्य ही मांग रहा हूं। तो मैं आपसे पहले ही सवाल कर रहा हूं कि आपके पास मोबाइल है और मेरे पास पहले टेलीफोन हुआ करता था, दोनों में अंतर बताइए, किससे जल्दी बात हो जाती तुरंत ही? अभी के अभी मुझे आपसे नंबर लगाना पड़ता। तो ईवीएम में वोटिंग परसेंट तुरंत की तुरंत हर मतदान केंद्र पर सामने क्यों नहीं आता है? चुनाव आयोग कुछ घंटों बाद मतदान का प्रतिशत बताता, आप बताइए बस। भाई अभी आपने आंदोलन देखा किसानों का, उन्होंने कहा नेट की प्रॉब्लम है, आते हैं आंकड़े राज्य स्तर पर इकट्ठे होते हैं, देश स्तर पर इकट्ठे होते हैं, इसके बाद और आपने कहा कि मतदान नहीं। सुनिए, अब आपने मुझसे सवाल किया तो मेरा भी सुन लीजिए ना। अब आप कह रहे हैं मतदान पेटियों से होता था तो तत्काल परिणाम आ जाते थे। आपकी उम्र तो मुझसे ज्यादा होगी प्रमोद जी, आपने बूथ कैप्चरिंग नहीं देखी, मैंने पेटियां लुटते हुए देखी हैं। मैंने अपने क्षेत्र में एक आदमी घुस जाता है, फटाफट सील लगा लगा के वोट कैप्चरिंग करते देखा है, बूथ कैप्चरिंग करते आज देखा आपने, आज देखा हाईकोर्ट में ईवीएम का फैसला आपने देखा? ईवीएम को क्यों खुलवाया गया? अब आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो सरकार के पक्षधर आपका एक पूर्वाग्रह है प्रमोद जी। आपने इतने चुनाव हुए, वीवीपैट की कोई गणना करवाई आपने? नहीं करवाई। देखो मुझ पे सवाल खड़े होने से कुछ नहीं। चंडीगढ़ में क्या हुआ? महापौर चुनाव के वोट के समय क्या हुआ? पूरे देश ने देखा। तो दिखा दो ना, वही तो कह रहा हूँ, पूरे देश को दिखा दो ना। यदि दतिया में कुछ गड़बड़ी हुई तो पूरे देश को दिखा दो, वो भी तो वैसे ही दिखाया ना। आप अभी से आकलन कर रहे हैं? आप भी तो पहले से आकलन कर रहे हैं, मैंने कोई आकलन नहीं किया। आप जीत का दावा भी कर रहे हो, एक तरफ कह रहा है बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कैसे जीतोगे फिर आप? दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। आप अपनी तथ्यात्मक जानकारियां 1 घंटे के बाद के समेट कर रखिए। आपने एक जगह देखा और आपने अपना आकलन कर लिया, तो मैं तो आपको बिठा रहा हूं, आप दे दीजिए ना। मैंने एक जगह देखा है, आपके तो पूरे कार्यकर्ता है ना हर बूथ पर। बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाने की क्या आवश्यकता? आपकी बहस कर लीजिए। जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, तब ऐसे ही सवाल किए जाते हैं, ऐसे अंगुली उठाई जाती है। ठीक है, मैं जवाब देने नहीं बैठा हूं। आपके चुनाव आयोगों ने, कई रिटायर्ड चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आरोप लगाया, आपने जवाब दिया? एक आध आरोप बता दीजिए मुझे, एक आध आरोप बता दीजिए। आप शिकायत आपने कह दिया, बहस करते हो आप मुझसे, यही तो दिक्कत है ना आपका। तथ्य मांगता हूं तो आप मुझ पर सवाल खड़े कर देते हो। भाई मैं कह रहा हूं दतिया में यदि कहीं गड़बड़ी है तो बता दीजिए ना प्रमोद जी। या सिर्फ मैंने यही कहा ना आपसे कि आशंका पे आप आरोप लगा रहे हैं। तथ्य मांग रहा हूं मैं, जनता के सामने दे दीजिए। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, मंजरी जी से जवाब ले लेता हूँ, मैं बहस करने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, चुनाव आयोग का जवाब चुनाव आयोग ही देगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मंजरी जी वो कह रहे हैं, राज्य सरकार के बन जाइए। मंजरी जी उनका आरोप है कि मतदान में सरकार की सहयोग से आप लोग बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं। ये कल भी उन्होंने कहा था, आज भी कह रहे हैं। और वो कल भी नहीं, उसके पहले जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं, वो मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को धमका कर आए थे, वो भी आपने देखा।
और पब्लिक को भी धमकाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की कि वो हिंसा करें, अराजकता पैदा करें। तो ये कहीं ना कहीं पहले से आभास है कि ये चुनाव हार रहे हैं, चुनाव की हार की लेकिन हताशा वो तो है। कह रहे हैं जब मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है फायदा उनको होता है। तो फिर पिछले दो तरीके चुनाव की में भी बातें हुआ क्यों था, कर रहे नरोत्तम हैं? मिश्रा हार गए थे, इस बार भी होगा। तो फिर उनसे ये पूछिए कि वो चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं तो फिर बूथ कैप्चरिंग कैसे हो रही, मतलब दो बातें कैसे हो पाएंगी, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो तीसरी बात बूथ कैप्चरिंग की मैं कहती जो वो आप ही कह चुके हो, और मैंने तो खुद देखा है उस समय कि कैसे एक व्यक्ति गांव में जब हम देखते थे कि बूथ कैप्चरिंग में एक व्यक्ति जाता था और वो पूरा सील लगाता था, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, इतनी दादागिरी चलती थी, और पेटियां लूट ली जाती थी। अगर ये अंदेशा हो जाता था कि चुनाव हार रहे तो रास्ते में पेटियां तक लूट ली जाती थी। तो ये तो हमने खुद अपने आंखों से देखा है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो इनको वही आदत है, क्योंकि इन्होंने उसी तरीके से चुनाव जीतते आए हैं, नहीं तो आपातकाल लगाने की आनंद आवश्यकता मनोज नहीं जी, पड़ती, इंदिरा गांधी जी अयोग्य घोषित नहीं होती। तीसरी लेकिन बात आप यह है भी कि तो आप, ज्यादा मतदान प्रतिशत पर अपनी दावा कर रहे हैं ना कि हम जीतेंगे, वो भी दावा हाँ कर रहे हैं। जीतेंगे, हम तो आप कुछ आश्वस्त गड़बड़ी कर हैं। रहे होगे इसलिए आप जीतने का दावा कर रहे हैं। नहीं, हम गड़बड़ी क्यों करेंगे? हमें हमारे विकास, हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे संगठन पर, हमारे नेताओं पर, हमारी जो विकास की यात्रा अनवरत चल रही है, हमें उस पर भरोसा है। दतिया का जिस तरीके से विकास हुआ है, दतिया जिस तरह पिछड़े जिलों में गिना जाता था, आज दतिया में जब सबसे ज्यादा तो समस्या पानी की थी, आज दतिया जो है उस पानी की समस्या से जूझता रहता था। उसको दूर करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज दतिया जैसे छोटे शहर में एयरपोर्ट लाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमने कनेक्टिविटी दी है, चाहे वो रेलों के माध्यम से हो, चाहे बसों के माध्यम से हो। आज रोड की कनेक्टिविटी देख लीजिए, आज हर शहर जो है वो लेकिन रोड मंजरी से जी किस उस तरीके से विकास के जुड़ता बाद तो है। चुनाव हो गए ना, फिर हाँ हार ठीक है हार क्यों गए पिछले चुनाव में? ब्रजेश जी, हाँ, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। आ तो रहा हूं प्रमोद अगर जी। उस समय हम चुनाव हारे हैं तो उस समय की परिस्थितियां किस तरह की थी, क्या हालात थे, क्या कारण थे, उस पर भी हमने समीक्षा की, हमारे संगठन ने समीक्षा की, उन कमियों को दूर किया है। तो निश्चित तौर पर इस बार मतलब हम कमी चुनाव जीत प्रत्याशी रहे में हैं। होगी शायद, इसलिए बदल दिया आपने, नहीं एक कमी तो देखिए, ये एक मेरी बात सुनिए, एक तो प्रत्याशी तो हमारे होते ही हैं, लेकिन चुनाव संगठन भी लड़ता है और सभी कार्यकर्ता मिलकर लड़ते हैं। तो हमने कहाँ कमी छोड़ी उस पर हम समीक्षा, देखिए हम सिर्फ हार की समीक्षा नहीं करते ब्रजेश जी, ये आप जानते हैं, हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं। जीत की जब करते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या कमी रह गई थी, आगे और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो समीक्षाएं तो हमेशा करते हैं, और हार और जीत चुनाव के दो पहलू है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। ठीक। लेकिन इस बार हम पूरे आश्वस्त हैं कि जिस तरह से राजेंद्र भारती ने 2.5 साल में दतिया को जो अनदेखी की है, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी। हम खुद चुनाव में प्रचार में गए हैं तो हमने वहां देखा है कि किस तरह से जनता त्रस्त है। वो जनता के मन में सिर्फ भारतीय जनता ठीक है। पार्टी की और जी सरकार प्रमोद की जी कुछ कह रहे योजनाएं। थे आप, वो कह रहे हैं विकास पर चुनाव जीतेंगे, नेताओं पर भरोसा है, विकास पर भरोसा है, और दूसरा जो कारण उन्होंने बताया, मतलब 2.5 साल तक आपका अनदेखी की कांग्रेस ने, उसकी वजह से। बहुत बढ़िया। आपके जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर थे, ये आपका मंथन बता रहा था। आपके बीजेपी कार्यालय में कलेक्टर और इनको घुसना पड़ा। यह आपका आचरण बता रहा था, आपकी सरकार के और आपके कार्यकर्ताओं का ये हमारा आचरण बता रहा आचरण था। बता रहा था कि अगर हमारे कार्यकर्ता भी अगर मैं किस बीच में तरीके नहीं का, बोला मैडम, प्लीज। हाँ ठीक है, प्लीज, बोल मैं लीजिए आप, आपके बीच में बोल मैंने लीजिए, मैं मेरे आपकी बात का जवाब दूंगी, बोल लीजिए हाँ, आप। ये किसका आक्रोश था टिकट बदलने का? तो आप क्या इसकी समीक्षा करेंगे कि आपके कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा को चाहते थे, या हवाई एक संघ के कार्यकर्ता को तुरंत, मतलब संघ भी आपका और संघ को अराजनीतिक संगठन, संघ पंजीबद्ध है ही नहीं, और अब ये तो उनका अमेरिका में संगठन का पंजीबद्ध निर्णय है। है ना प्रमोद जी, जैसे आपके संगठन का निर्णय है कि राजन भारती के परिवार से ना देखकर, अब देश नायक को ना देखकर आपने उधर कर लिया। आपसे ही ठीक है, पत्रकार महोदय, आपसे ही पूछना चाहता हूँ जी कि ठीक है मंजरी जी, प्रधानमंत्री छोटा मैं जवाब दीजिए, जवाब फिर मैं दूंगी। रंजन जी के पास जाऊंगा। ठीक सबसे है। पहली बात तो कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उनके यहाँ व्यक्ति प्रधान होता है संगठन से, हमारे यहाँ अरे हमारे संगठन दल बड़ा से होता निकले है हुए व्यक्ति हैं, से। अब कांग्रेस सुन लीजिए सेवा ना, दल से आपके अब सुन संस्थापक लीजिए, निकले हुए हैं। अब सुन लीजिए ना, आपके सेवा दल से आज जितनी पार्टियां बनी है ना भारत के अंदर, वो सब कांग्रेस से निकली हुई है। उसका कारण क्या है, उसका आत्ममंथन करिए आप कि इतनी कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से सारे नेता उनसे टूटे और अलग अलग पार्टियां बनी। तो ये तो आपको अच्छा, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, मुझे मत बताइए। दूसरी बात ये है, जी मैं ये कह रही थी कि हमारा जो कार्यकर्ता है, भले वो भावना में आकर, अपना लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर, वो अपनी भावनाएं व्यक्त किए,
लेकिन बाद में सभी एक मंच पर एक सूत्र में एक माला में बंधे हुए दिखे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने सबके आह्वान किया, सारे कार्यकर्ता एक ठीक साथ है। हुए। हमारे डॉक्टर हेमंत मंजरी जी, ये खंडेलवाल लोकतंत्र तो सब हमारे पार्टियों में है, कांग्रेस में भी टिकट कटते हैं और बटते हैं, तो हमने कुर्ते फटते देखे हाँ, हैं, व्यक्तिवादी, चाय फेंकते देखे व्यक्तिवादी। हैं, दोनों बिल्कुल, तरफ हैं। लेकिन बिल्कुल, रंजन जी, बिल्कुल। पिछली बार बम्पर वोटिंग हुई थी तो बड़ा उलटफेर हो गया था, क्या इस बार भी बम्पर वोटिंग हो रही है तो उलटफेर के संकेत हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? ब्रजेश जी, बम्पर वोटिंग का जो आजकल हिसाब किताब लगाया जा रहा है वो ये लगता है कि जो सत्ताधारी दल है, बम्पर वोटिंग होगी तो वो निकल रहा है, अपनी जीत सुनिश्चित कर देता है। जबकि पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था। पिछली बार भी बम्पर वोटिंग हुई थी और सीट भाजपा के हाथ से निकल गई थी। तो इस बार दावे तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों दुविधा में हैं। उसकी वजह है कि नरोत्तम मिश्रा का जो कलेवर है उस क्षेत्र के अंदर, और जो उनको टिकट कटने के बाद में जो विरोध हुआ, वो सब चीजों को यदि आप एक कड़ी में जोड़ करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा कि नरोत्तम मिश्रा भले ही दब गए हों या भले ही उन्होंने मन मार करके समझौता कर लिया हो और मंचों पर दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने में ये चीज स्पष्ट तो है कि उतने खुश नहीं है। और जब खुश नहीं है तो दतिया में उनका समर्थक जो है वो भी खुश नहीं है। तो आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में हुई है। तो ये अब बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है कि बम्पर वोटिंग किसी के और मतदाताओं को समझना और मतदाताओं का रुख को समझ पाना अब आसान नहीं रह गया है। इस बात को तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो इसी के चीज पीछे क्या होती कांग्रेस है, की कोई रणनीति है क्या? वो कल से कह रही है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। ब्रजेश जी, क्या होता है कि जब सत्ताधारी दल होता है और उपचुनाव होते हैं तो सरकारी मशीनरी का उपयोग होता ही होता है जी। और उसमें जो विपक्ष होता है वो ये आरोप लगाता ही है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है और मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तमाम चीजों के आरोप हर चुनाव में होते हैं, सत्ताधारी दल हो या लोग लेकिन जब आम ज्यादा चुनाव हो, वोटिंग उसमें हो भी रही हो चलता तब है। ये आरोप कैसे काम करेंगे कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा? देखिए, इनको तो राजनीति करनी है, इनको तो आरोप लगाना है कि ज्यादा मतदान हो गया तो इन लोगों ने कहा अपने पक्ष वालों को निकाल लिया और ये कहेंगे था बूथ कैप्चरिंग कर ली। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन इन सारे कयासों के बीच में और इन सारे जो आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं सामने, उन सारी चीजों को देख करके आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाता अब किसी का सगा नहीं है। वो बहुत चीजों को समझता है और समझने के बाद ही वोट डालता है। तो अंतिम समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वोट किसके पक्ष में गया है। आप कयास नहीं लगा सकते अब, क्योंकि सरकारी मशीनरी में तो और कयास नहीं लगा सकते, क्योंकि तो सत्ता कयास में नहीं बैठी लगा हुई है सकते पार्टी। मंजरी जी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो होता है, दोनों ही दल दुविधा में हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस के टाइम में होता था, हम सबने देखा। अभी तो जितना भी पारदर्शिता है, मैं समझती हूँ इलेक्शन में, मुझे नहीं लगता कि उस समय थी। आज पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। तथ्यहीन कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होता नहीं है। अगर कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है तो चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए उनको। और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो ईवीएम की भी वो गए तो हैं 10 बार आज। बुलाया था चुनाव घनश्याम सिंह आयोग ने ने। शिकायत की है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, गड़बड़ी हाँ, हो तो रही है। तथ्यों के साथ करें, ऐसे तो कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है ना। लेकिन कुछ तथ्य है, कुछ प्रमाण है तो उसको पेश करिए। जब ये ईवीएम के ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हैं तो बुलाया था चुनाव आयोग ने कि इसको कैप्चर करके बताइए, इसको आ रहा हूं प्रमोद जी, आ रहा हूं जी, इसको हैक करके बताइए, तो कोई नहीं गया था। तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और भाग जाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी सदन में इल्जाम लगाते हैं, चिल्लाते हैं, भाग जाते हैं और फिर सड़क पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। जो संसद में बात करना चाहिए वो सड़क पर जाके करते हैं। तो ये तो इनकी आदत है। इसलिए जनता ने भी इनको समझ लिया है कि इनको सिर्फ चिल्लाना, हल्ला करना और आ बस, रहा हूं इसके अलावा प्रमोद कोई जी, काम नहीं मैं है। आपको पूरा मौका जनता दूं। ये देखती है कि किसने काम किया। जनता ने वो समय भी देखा है जब कांग्रेस का शासनकाल सबसे ज्यादा था। तब जंगल राज था, सड़कें थी नहीं, डेमो में सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं, लाइट थी नहीं, तो जनता बहुत त्राईमान था, जंगल राज था। हमने उन सब चीजों को ठीक किया है। 6 लेन 8 लेन रोड बन गए हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन गए। बहुत बड़ा अंतर 10 साल में देखने को मिलता है, ठीक। 20 साल में देखने को मिलता है। आप 50 साल इस सरकार में रहे, आप शौचालय जैसी सुविधा नहीं दे पाए थे। तो ये जनता सब देखती है कि उनको पक्का घर भी मिल रहा है, उनको इसके अंदर राशन भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है, ठीक है, नल से जवाब ले पानी लेता हूं भी मिल मंजरी रहा जी, है। फिर तो जवाब बहुत नहीं आ कुछ दिया है पाएगा सरकार जी। ने। प्रमोद जी, आरोप लगाना और भाग जाना कांग्रेस की आदत हो गई है। कोरी मैडम को राजनीति शायद कर रहे हैं याद आप, नहीं होगी। रंजन जी बोल रहे हैं और मंजरी जी कह रही हैं मैडम को विकास के शायद- नाम पर वोट डलेगा। आपके समय में होता होगा इस तरह से, आप पूरी पारदर्शिता है। मैडम को शायद याद नहीं है कि पहली याचिका आडवाणी जी ने और पत्रकार नरसिम्हा राव ने ईवीएम के खिलाफ लगाई थी एक बार। और तो और
2009 के चुनाव को आडवाणी जी ने अपने दिल पे लिया था ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने रैली निकाली थी। तब आप लोग कहते ठीक थे है? कुछ नहीं होता, ईवीएम में टेम्परिंग और नहीं होती। अब मेरी बात भी तो सुने मान से। हाँ, आप सुन रहा उनके हूँ। बीच में तो नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बोला था, तब आप क्या कहते थे, वो आज क्या कह रहे हैं? देश की जनता ने चंडीगढ़ का पीठासीन अधिकारी के कृत्य को देखा। हाईकोर्ट ने ईवीएम को कोर्ट के अंदर खुलवा करके गिनती केरल में नहीं देखा भाई साहब? तो हारा हुआ सरपंच चुनाव जीत गया। ये आपके कृत्य की वानगी है। केरल और तेलंगाना में क्या है? अरे मेरी बात सुनिए। अरे जवाब तो देना पड़ेगा ना, समय चला जाएगा, मुझे भी तो प्रश्न पूछना पड़ेगा ना। मेरा प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। हमने तो इसी मध्य प्रदेश में भी देखा है प्रमोद जी, जीतता कोई और है और जीत का प्रमाण पत्र लेकर कोई और चल देता है, ये भी देखा है। और तो और अभी हजारों ईवीएम जल गई, 19 लाख ईवीएम आज भी लापता है। चुनाव आयोग पर आप किसी भी प्रकार से उच्चतम न्यायालय तक याचिका नहीं लगा सकते, सर्वशक्तिमान है। तो आप ये बता दीजिए कि आप नया प्रोपोगंडा क्यों लेके आए कि चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान रहेगा? हम उस पर किसी भी प्रकार की बात नहीं कर पाएंगे। और ये तो आप जो आपके EVM दौर से कह है रहे ना, हैं, नया क्या हो गया उसमें? कब है? आपकी सारी जानकारी के लिए शक्तियां तो आप ही ने दी है ना। संसद में अभी पास हुआ है कानून। आप जानकारी इकट्ठा करके फिर मुझसे बात करा करें। मैं वकील हूँ, मैं तथ्य की बात करता हूँ। लेकिन ये आधे सदन तथ्य में छिपा अभी ले जाते पास हैं हुआ आप, है। आधे तथ्य हैं? छिपा ले जाते हैं। गिल से लेके तमाम आधे लोगों को, तथ्य मंत्री आप से लेके अधूरी आपने क्या क्या राज्यपाल बात बनाया करते है, हैं। वो नहीं बताएंगे आप। अधूरी जानकारी रख करके बात करते हैं। अरे आप आधा सच छिपाते हो ना, आधा बताते हो मैं अपने हिस्से का। वकील तो आधा ही काम करते हैं ना भाई, वो अपने पक्षकार की पक्ष लेते हैं, सच छिपा जाते हैं। वही काम आप यहाँ कर रहे हो। आप प्लीज वकीलों पर टिप्पणी किसी भी प्रकार की न करें। मैं क्या टिप्पणी की? अपने पक्षकार का पक्ष नहीं लेते क्या वकील? नहीं, आप वकील के रूप में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने ऐसी कोई गलत टिप्पणी की हो तो बताइए। नहीं, एक नेता के रूप में, आप एक दल के प्रतिनिधि अब के रूप में आप भी खुद वकील यहाँ खड़े हो गए, मैं तो नेता के रूप में आपसे सवाल कर रहा था। चलिए व्यक्तिगत मत जाइए उस पर, जो मुद्दे है उस पर रहिए। टिप्पणी कर सकते हैं पर वकालत पर टिप्पणी न करें। मैंने वकालत पर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा वकील अपने पक्षकार का पक्ष लेता है, इसमें कोई गलत कहा क्या? बताइए दूसरे का कौन पक्ष लेता है? लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही हमारी। प्रमोद जी आप भटकाइए मत, मुद्दे पर आ जाइए, समय नहीं है। मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, आप बीच में ना आए प्लीज। मेरा काम तो बीच में आने का ही है। मैंने तो पत्रकार जी ने सवाल कर दिया कि अगर मिशनरी का दुरुपयोग होता है तो मिशनरी पर सवाल एक पत्रकार ने भी उठा दिया। उन्होंने निष्पक्ष हम दोनों की बहस सुनी और निष्पक्ष रूप से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो उस पर आप नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? उस पर तो दे तो दिया जवाब उनसे। पहले जवाब लेके उन्हीं के पास गया था मैं इसका सवाल लेकर। शंका और कुशंका आम जनता के बीच में है। और जहां तक मैडम कह रही हैं कि 10 साल, तो आपको शायद याद न हो कि मतलब आपने मान ली शंका आशंका है, तथ्य नहीं है। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। ठीक है अंजलि जी, समय नहीं है। 20 साल मैंने दोनों की बात कर दी। ठीक है। 10 साल और 2003 से 10 साल, हम 20 साल हमारी मध्य प्रदेश में, मैंने दोनों बातें की, आप सुन नहीं पाए। सॉरी, आप सुन नहीं पाए। 12 साल हो गए, अब 2 साल। हाँ ठीक है ना साहब, 12 साल हो गए। आप तो 50 साल 55 60 साल रहे ना, आप तो 60 साल रहे इस देश में सरकार में, आप क्यों बदलाव नहीं ला पाए? अरे अपनी 40 साल आप एक एक राज्य से गायब हैं। बंगाल में आपकी कब से सरकार नहीं बनी? तो इसलिए अरे बंगाल तो पूरा देश देख रहा है। आप बहस पे आइए। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आइए। मैं माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया में उपचुनाव है और मतदान के दौरान ही महाभारत शुरू हो गई है। बूथ कैप्चरिंग हो रही है, दावे भी किए जा रहे हैं कि ज़्यादा मतदान जो हुआ है वो उनके पक्ष में। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि ज़्यादा मतदान हुआ उनके फेवर में जाएगा, बीजेपी भी यही दावा कर रही है। लेकिन दोनों के दावों की हकीकत 3 अगस्त को पता चलेगी। तब पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना, किसके वादों पर, किसके दावे पर मोहर लगाई। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।